नमस्ते। आज हम एक सफ़र पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जो समय और भूगोल की सीमाओं को पार कर जाएगा। हम दो ऐसे ज़बरदस्त राजनीतिक विचारकों के मन में उतरेंगे जिनकी विरासत आज भी हज़ारों साल बाद भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकारों की नीतियों में जिंदा है। एक पश्चिम से और दूसरे पूर्व से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरस्तू और कौटिल्य की। तो चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि क्या राजनीति के मतलब शासन चलाने के जो नियम होते हैं वो हर जगह एक जैसे हैं? क्या वो सार्वभौमिक हैं? या फिर सत्ता का जो ये खेल है वो हर जगह हर समय बिल्कुल अलग-अलग नियमों से खेला जाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल के जवाब में हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं मिलती हैं। एक तरफ हैं यूनान के अरस्तु, इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है और इनकी किताब पॉलिटिक्स एक आदर्श राज्य की खोज करती है। और फिर दूसरी तरफ है हमारे भारत के कौटिल्य, अर्थशास्त्र के रचयिता। इनका ग्रंथ आप कह सकते हैं एक साम्राज्य को बचाने और उसे बढ़ाने की एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है। देखिए, दोनों ने सत्ता को समझने की कोशिश की, लेकिन उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग थीं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बुनियाद को समझते हैं। इन दोनों के लिए एक राज्य का मतलब क्या था? आखिर एक राज्य की जरूरत ही क्यों है? यहीं से इन दोनों के विचारधाराओं के रास्ते अलग होने शुरू हो जाते हैं। अरस्तु के लिए राज्य एक नेचुरल चीज है, एक ऑर्गेनिक समुदाय की तरह। वो मानते थे कि इसका जन्म तो हुआ है जीवन की जरूरतों के लिए, लेकिन इसका असली अस्तित्व एक सुखी जीवन के लिए है। मतलब राज्य का एक नैतिक उद्देश्य है अपने नागरिकों को फलने फूलने और अपने गुणों का विकास करने में मदद करना। ये एक बहुत ही आदर्शवादी सोच है ना? अब अरस्तु की दुनिया से निकलकर कौटिल्य की दुनिया में आते हैं। उनके लिए राज्य किसी ऊंचे आदर्श पर नहीं, बल्कि एक कड़वी क्रूर सच्चाई पर बना है। वो कहते हैं कि राज्य के बिना समाज में मत्स्य न्याय की हालत होती है। मतलब मछली का कानून, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। इस अराजकता से, इस जंगल राज से बचने के लिए ही राज्य का जन्म हुआ। तो कौटिल्य के लिए राज्य का पहला और आखिरी काम है ऑर्डर और सिक्योरिटी, व्यवस्था और सुरक्षा। और इसी विचार को कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने राज्य की कल्पना एक जीवित शरीर के रूप में की, जिसके 7 बहुत जरूरी अंग हैं। स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी लोग और जमीन, और फिर दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। कौटिल्य का संदेश बिल्कुल साफ था, ये सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर एक भी कमजोर हुआ तो समझ लीजिए पूरा का पूरा राज्य बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, तो राज्य की नींव तो रख दी गई, लेकिन इस इमारत को चलाएगा कौन और चलाएगा कैसे? चलिए अब शासन की कला पर इन दोनों के नजरिए को समझते हैं। कौटिल्य का फॉर्मूला बहुत सीधा है। प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है। राजा का सिर्फ एक ही धर्म है, प्रजा का कल्याण, जिसे वो योगक्षेम कहते हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस लक्ष्य को पाने के लिए राजा कोई भी, जी हाँ, कोई भी रास्ता अपना सकता है। यहाँ एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, मतलब परिणाम ही सब कुछ है, साधन नहीं। और इसके बिल्कुल उलट अरस्तु का मानना था कि सबसे ऊपर कानून होना चाहिए, कोई इंसान नहीं। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, कानून इच्छा से अप्रभावित विवेक है। उनके लिए एक अच्छा राज्य वो है जहां कानून का शासन हो, ताकि किसी एक इंसान की इच्छाएं और भावनाएं पूरे राज्य पर हावी ना हो पाएं। ये जो स्लाइड है ना, ये उनके तरीकों का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। कौटिल्य एक यथार्थवादी की तरह 4 उपाय देते हैं: साम, दाम, दंड, भेद। ये सत्ता चलाने और उसे बचाने के असली प्रैक्टिकल औजार हैं। वहीं दूसरी तरफ अरस्तु एक आदर्शवादी की तरह सरकारों का सैद्धांतिक वर्गीकरण करते हैं। वो ये पता लगाना चाहते हैं कि स्थिरता और सद्गुण के लिए सबसे अच्छा ढांचा कौन सा है। तो देखिए, एक का ध्यान है कैसे करे पर, और दूसरे का क्या सही है पर। अब सवाल उठता है कि कौटिल्य का ये कठोर यथार्थवाद आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब एक कहानी में छिपा है। कहते हैं कि जब मगध के नंद राजा ने कौटिल्य का भरी सभा में अपमान किया, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो उस पूरे वंश को मिटा देंगे। और फिर उन्होंने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो ये साफ है, कौटिल्य के सिद्धांत किसी लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि सत्ता के क्रूर खेल के मैदान में गढ़े गए थे।
और उनके इसी यथार्थवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है विदेश नीति पर उनका मंडल सिद्धांत। यकीन मानिए, ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। नियम बहुत सरल है। आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है और आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त है। ये एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात है जहां हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। तो अब तक की जो हमारी चर्चा हुई है वो हमें एक साफ नतीजे पे लाती है। हम दरअसल राजनीति की दो अलग अलग धाराओं को देख रहे हैं। एक है आदर्शवादी जो पूछती है क्या होना चाहिए, और दूसरी है यथार्थवादी जो देखती है कि असल में क्या है। इसको ऐसे समझते हैं, अरस्तु एक आदर्शवादी हैं, एक आइडियलिस्ट। वो नैतिकता, उद्देश्य और कानून के शासन पर जोर देते हैं। उनके लिए राज्य एक नैतिक समुदाय है। दूसरी ओर कौटिल्य एक यथार्थवादी हैं, एक रियलिस्ट। उनका पूरा का पूरा ध्यान शक्ति, सुरक्षा और व्यवस्था पर है। उनके लिए राज्य केवल एक साधन है, एक टूल है, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता जायज है। हैरानी की बात है कि हजारों साल बाद भी इन दोनों की विरासत हमारे बीच जिंदा है। अरस्तु के विचारों ने पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत की नींव रखी। डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी बातें उन्हीं से प्रेरित हैं। वहीं कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस और जिसे हम रियल पॉलिटिक कहते हैं उसके लिए एक हैरान कर देने वाला प्रासंगिक ग्रंथ बना हुआ है। और बस यही हमें हमारे सबसे आखिर सवाल पर ले आता है। जब हम आज की दुनिया की राजनीति को देखते हैं, देशों के बीच की होड़, सत्ता का संघर्ष, ये नैतिक दुविधाएं, तो जरा सोचिए, हमारे नेता और हमारी व्यवस्थाएं असल में किसके विचारों को ज्यादा दर्शाती हैं? क्या ऐसा है कि हम सबके सामने तो एक आदर्शवादी अरिस्तु की तलाश करते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे यथार्थवादी कौटिल्य की ही सुनते हैं?